आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लेसन 1 कंप्लीट कर चुके हैं और लेसन 2 के हमने 2 वीडियो पढ़ लिए हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रुटियां, एरर्स। देखिएगा, इसका मतलब क्या होता है। तो कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें कोई ना कोई गलती हो जाती है। जैसे फिजिक्स के संदर्भ में मैं बात करूं, अगर मान लीजिए आपके पास आपको किसी कमरे की लंबाई मापनी है तो आप फीता लेके उसको माप सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी को मापने का अच्छा अनुभव नहीं है, पूरा नॉलेज उसको नहीं है, तो वो मापने में गलती कर सकता है। वो सेंटीमीटर को इंच में पढ़ सकता है, वो इंच को सेंटीमीटर में पढ़ सकता है, या कोई और गलती कर सकता है। इसके अलावा वो फीते पकड़ने के ढंग को अगर नहीं जानता है तो गलत तरीके से फीता पकड़ के उस लंबाई को कम या ज़्यादा माप सकता है। तो इस प्रकार से वास्तविक लंबाई, जैसे किसी कमरे की वास्तविक लंबाई 5 मीटर है और किसी व्यक्ति ने उसको 5.1 मीटर माप लिया, इसका मतलब वो त्रुटि पैदा होगी। कितनी त्रुटि पैदा होगी? 5.1 माइनस 5 बराबर 0.1 मीटर की त्रुटि पैदा होगी। तो त्रुटि वास्तव में किसी राशि के मापे गए मान, जैसे वहाँ हमने 5.1 मापा, और वास्तविक मान 5 ही है। इन दोनों का जो अंतर है, जो कि 0.1 आ रहा है, उसे क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। तो देखिएगा आप, किसी राशि के मापे गए मान तथा वास्तविक मान के मध्य अंतर को त्रुटि कहते हैं। त्रुटियों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। देखो, त्रुटियों को 3 वर्गों में यहाँ पर विभाजित किया है। कौन कौन से वर्ग हैं आप वो देखिए। नंबर 1, क्रमबद्ध त्रुटियाँ। दूसरा है यादृच्छिक त्रुटियाँ और तीसरा है स्थूल त्रुटियाँ। मतलब इन त्रुटियों के अंतर्गत हम ये क्रमबद्ध त्रुटियां क्या हैं, यादृच्छिक त्रुटियां क्या हैं, स्थूल त्रुटियां क्या हैं, इन सब के बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा, नंबर 1 है क्रमबद्ध त्रुटियां। क्रमबद्ध त्रुटियों के नाम से कुछ ज़्यादा स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन आपको ये याद रखना है कि इन त्रुटियों का कारण तो हमें ज्ञात होता है, लेकिन उन्हें पूरी तरह से दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन इनके मान में कमी लाई जा सकती है। इसका मतलब क्या है? देखो, हमें पता है कि हम जैसे मान लीजिए कि पानी को हम बॉईल कर रहे हैं, पानी को गर्म कर रहे हैं, हमने बर्नर पे पानी को चढ़ा दिया किसी बर्तन में डालकर। अब हमने 10 मिनट तक उसको गर्म किया, फिर उसके टेम्परेचर को मापा और हमने देखा कि इतनी जूल उष्मा हमने इसको दी और उस उष्मा के बदले में इसका टेम्परेचर इतना डिग्री बढ़ गया। लेकिन कुछ विकिरण के रूप में भी कुछ उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, उसका ज्ञान हमें है, लेकिन हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं। 100% नहीं रोक पा रहे। आप कहोगे इस बर्तन को ढक दीजिए, बिल्कुल ढकने से कुछ कमी हो जाएगी इस चीज़ में, कुछ विकिरण से त्रुटि कम हो जाएगी, लेकिन 100% वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि बर्तन के गर्म होने से बर्तन से भी कुछ विकिरणें बाहर निकलती हैं। तो जितनी उष्मा हमने उसको दी, 100% उष्मा उसके टेम्परेचर बढ़ाने में काम नहीं आई। बहुत सी उष्मा इधर उधर खर्च हो गई है। तो हमें पता है कि इस वजह से त्रुटि पैदा हो रही है, लेकिन हम इसको पूरी तरह से दूर नहीं कर सक रहे। हाँ, इसके मान में हम कमी अवश्य ला सकते हैं। प्रेशर कुकर के द्वारा हम ऐसा ही करते हैं। तो देखिएगा, इस प्रकार की त्रुटियों का कारण ज्ञात होता है, लेकिन इसे पूरी तरह दूर नहीं किया जा सकता, परंतु इनके मान में कमी लाई जा सकती है। ये त्रुटियां 4 प्रकार की होती है। देखो, 4 प्रकार कौन कौन सी है। नंबर 1, यंत्रों के कारण त्रुटि। ये देखिए क्या होती है भाई। हमें अगर मान लो हमारे पास कोई यंत्र है जिससे हम काम कर रहे हैं, और अगर यंत्र में कोई खराबी है तो फिर त्रुटि अपने आप ही उत्पन्न होगी। त्रुटि अपने आप ही उत्पन्न होगी। हम उस त्रुटि को दूर करने के लिए उच्च गुणवत्ता का यंत्र काम में ले सकते हैं। जैसे फिजिक्स की भाषा में, अगर आपके पास 1 मीटर लंबा कोई स्केल है तो वो 100% सही नहीं है, या तो थोड़ा ज़्यादा है या 1 मीटर से थोड़ा कम है। फिजिक्स कह रहा है कि कुछ न कुछ, चाहे वो बहुत ही कम क्यों ना हो, त्रुटि अवश्य होती है। क्लियर? तो यंत्रों के कारण भी त्रुटि पैदा हो जाती है। जितने भी जैसे 1 किलो के बाट हैं, 500 ग्राम के बाट हैं, हालांकि ये ठीक है, लेकिन अगर फिजिक्स की दृष्टि से देखा जाए तो इनके अंदर भी
1 ग्राम का या 1 ग्राम के 100वें हिस्से का जरूर डिफरेंस आता है। क्लियर। तो अगर हम यंत्र ही हमारा खराब है, तो अगर खराब यंत्र है तो उसमें त्रुटि अपने आप ही उत्पन्न होगी। तो देखो, ये त्रुटियां यंत्रों की बनावट में कमी के कारण उत्पन्न होती हैं। उच्च गुणवत्ता वाले यंत्र उपयोग में लेकर इस प्रकार की त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। क्लियर। ये तो बात हो गई आपकी यंत्रों के कारण त्रुटि की। अगला देखो, व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत मतलब किसी मनुष्य विशेष के कारण त्रुटि। मनुष्य विशेष का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति काम कर रहा है, जैसे मान लो फीता लेके कमरे की लंबाई को माप रहा है। अब अगर उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि मापते कैसे हैं, वो गलत तरीके से फीता पकड़ रहा है, तो व्यक्तिगत त्रुटि में आएगा। देखो, यह प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब काम करने वाला, प्रैक्टिकल करने वाला की अनुभवहीनता व लापरवाही के कारण कमी लापरवाही के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है। सावधानी से प्रयोग करके इस प्रकार की त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। मान लो या तो अनुभवहीन हो तो गलती हो जाएगी, या फिर वो काम तो उसको आता है लेकिन वो लापरवाही कर जाए तो भी ऐसी त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। लेकिन अगर कोई आदमी अनुभव युक्त हो, उसके पास काम करने का अनुभव हो और वो लापरवाही न करके सावधानी से काम करे, तो व्यक्तिगत त्रुटि को दूर किया जा सकता है। आगे देखिए, पूर्ण स्थिरता की कमी से त्रुटि। इसका मतलब ये है कि जैसे आपको मैंने बताया था कि जैसे किसी बर्तन में पानी रख के उसको गर्म किया, हमें मालूम है कि उससे कुछ विकिरणें बाहर निकल रही हैं, हम उसको रोक नहीं सकते। ठीक है। तो ये आती है पूर्ण स्थिरता की कमी के कारण त्रुटि। हमें पता है कि त्रुटि इसकी वजह से पैदा हो रही है, लेकिन हम उसे 100% दूर नहीं कर सकते। तो देखो, वे त्रुटियां जिनका कारण ज्ञात होने के बावजूद भी उन्हें दूर नहीं किया जा सकता, पूर्ण स्थिरता की कमी या अपूर्णता त्रुटि कहलाती है। जैसे विकिरण हानि की उपेक्षा कर ऊष्मा का मापन। ठीक है। अगला है नंबर 4, बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। बाह्य कारक का मतलब होता है कि प्रयोग के दौरान जो वातावरण का टेम्परेचर है या वायुमंडलीय दाब है, ये भी कम ज़्यादा हो सकते हैं, और अगर उनके कम ज़्यादा होने के कारण भी कई पार्टिकलों पर इसका प्रभाव पड़ जाता है। ठीक है। तो उसके कारण भी त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। तो ये आती है बाह्य कारकों के कारण त्रुटि में। तो देखो आप, प्रयोग के दौरान ताप, दाब आदि बाह्य कारकों में परिवर्तन के कारण इस प्रकार की त्रुटि उत्पन्न होती है। क्लियर। तो इस प्रकार से हमने जो क्रमबद्ध त्रुटि थी उसको कंप्लीट कर लिया है। अब सेकंड जो पार्ट था त्रुटियों का, वो था यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि और इसका दूसरा नाम है आकस्मिक त्रुटि। इसका मतलब क्या होता है कि त्रुटि तो उत्पन्न होती है लेकिन हमें उसका फिक्स कारण नहीं पता। जैसे देखो आप, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये वैज्ञानिकों द्वारा खूब बार प्रैक्टिकल करके प्राप्त किया हुआ है। अगर हम किसी प्रैक्टिकल के द्वारा इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करें कि भाई गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है, तो आप जब उसको एक प्रयोग करोगे या एक रीडिंग लोगे, उसके द्वारा हो सकता है आपको 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त हो जाए। लेकिन थोड़ी देर बाद दूसरा करोगे या उसी समय अगला प्रैक्टिकल करोगे तो आपको 9.9 प्राप्त हो जाए या 9.95 प्राप्त हो जाए, 9.95 प्राप्त हो जाए, 9.85 प्राप्त हो जाए, मतलब कि 9.8 भी प्राप्त हो सकता है। तो आपको जो आप एक प्रैक्टिकल को 5 बार जब करते हो तो पांचों बार उसकी वैल्यू अलग अलग आपको प्राप्त होती है, और वो क्यों प्राप्त हो रही है इसका कारण आपको नहीं पता। वही उपकरण आपके पास है, वही आदमी काम कर रहा है, वही ताप और दाब है, सब कुछ वही है, फिर भी रीडिंग अलग अलग क्यों आती है। तो इसका कारण फिर बताया गया किसमें, यादृच्छिक त्रुटियों में। मतलब ये त्रुटियां क्यों उत्पन्न हो रही हैं इसका कारण तो हमें ज्ञात नहीं होता, इसका कारण तो हमें ज्ञात नहीं होता। इस वजह से इस त्रुटियों को यादृच्छिक या आकस्मिक त्रुटियों के अंतर्गत रखा जाता है। तो देखिए आप कि ये त्रुटियां अज्ञात कारणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। ये मापन कर रहे व्यक्ति तथा प्रयोग पर निर्भर करती हैं। क्लियर।
आकस्मिक त्रुटियों को न्यूनतम रखने के लिए प्रयोग को कई बार दोहराते हैं, फिर प्राप्त पाठ्यांकों का माध्य निकालते हैं। मतलब एक प्रैक्टिकल को 5 बार किया, फिर जो पाँचों से जो वैल्यू प्राप्त हुई उसकी किसी भौतिक राशि की, उसका एवरेज निकाल लिया, तो हमें एक कम से कम त्रुटि वाला वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। यदि किसी प्रयोग के दौरान प्राप्त पाठ्यांक क्रम से, मान लो कोई प्रयोग है, जैसे अपन ने वहाँ 9.8 गुरुत्वीय त्वरण निकालना था, तो 9.7 आया, 9.8 आया, 9.9 आया, 9.95 आया, 9.75 आया, ऐसे वैल्यू आपको प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो अपन ये सब तो यहाँ लिख नहीं सकते क्योंकि हमें तो थ्योरेटिकल रूप से लिखना है, तो इसका नाम दे दिया कि A1 है, A2 है, डॉट 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 AN। हमने n बार उस प्रैक्टिकल को किया और n बार करने के बाद उसका ये हमें पाठ्यांक प्राप्त हुआ। तो इनका जो माध्य शुद्ध पाठ्यांक होगा, तो मैं बता रहा था कि इनकी जब एवरेज वैल्यू हम निकालेंगे उसे हम शुद्ध वैल्यू मानेंगे। तो A माध्य बराबर A बार बराबर A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 AN अपॉन n। क्लियर। अब जब ऐसा करते हैं तो इस ये जो A माध्य है इसको ध्यान लिख दिया, बराबर का चिन्ह बराबर लिख दिया। अब देखो आगे जो n नीचे था इसको मैंने 1/n के रूप में लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, और साथ में देखो मैंने ये चिन्ह लगाया, इस चिन्ह को बोलते हैं समेसन। क्या बोलते हैं? समेसन। ये चिन्ह दिख रहा है आपको इस प्रकार, जिसमें मैं पेन घुमा रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसको? समेसन। और नीचे लिखा i बराबर 1 से लेकर n तक लिखा। इसका मतलब क्या होता है कि i की वैल्यू यहाँ लिख दिया ai। तो देखिएगा आप, जैसे यहाँ ai लिख दिया, देखो a हर जगह है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, लास्ट में भी a है, तो a लिख दिया। अब 1 2 3 4 ऐसे n है, तो ये जो काउंटिंग आती है ना, उस काउंटिंग की जगह i लिख देते हैं। इसमें काउंटिंग की जगह क्या लिख देते हैं? i। अब ये इसकी वैल्यू 1 से लेकर n तक है, तो उस i का मान 1 से लेकर n तक यहाँ लिखा अपन ने। तो इसका मतलब देखो आप, जब आप ऐसे करोगे ना, इसको खोल लो, तो ये क्या हो जाएगा? i का मान आप इसमें 1 रखो तो क्या बनेगा? ये A1। क्या बनेगा? A1, जो A1 रहा। फिर i का मान 2 रखो तो क्या बनेगा? A2 बनेगा। फिर A3, A4 और लास्ट में क्या आएगा? AN, जो AN हो गया। और इस समेसन के चिन्ह का मतलब है कि इन सभी संख्याओं के बीच में प्लस का चिन्ह आएगा। तो इस प्रकार से इस संख्या को मैंने ये लिख दिया है, बार बार रिपीट होगा हमारी किताब में, फिजिक्स की में ऐसी चीज़ें, आप इसको अभी क्लियर कर लें। आगे समझो कि यदि प्रेक्षणों को n गुना बढ़ा दें तो आकस्मिक त्रुटि 1/n गुना हो जाएगी। इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा आप रीडिंग लोगे उतनी ही कम त्रुटि। जैसे मान लो आपने 1 रीडिंग ली, त्रुटि ज़्यादा रहेगी, 2 ली, त्रुटि आधी, 3 ली, त्रुटि 1/3 गुना हो गई, 4 रीडिंग ली, त्रुटि 1/4 गुना होगी। ऐसे n आपने रीडिंग ली तो त्रुटि 1/n गुना हो जाएगी। क्लियर। और नंबर 3 है स्थूल त्रुटियाँ। ये क्या होती हैं? देखो आप, प्रेक्षक की असावधानी के कारण, प्रेक्षक मतलब जो प्रैक्टिकल करता है उसकी असावधानी के कारण जो त्रुटियां उत्पन्न होती हैं स्थूल त्रुटियां कहलाती हैं। क्लियर। ये त्रुटियां निम्न कारणों से उत्पन्न होती हैं। नंबर 1, उपकरण को समंजित किए बिना पाठ्यांक लेना। इसका मतलब क्या है? देखो, जब हम तराजू से कोई चीज़ तोलते हैं तो पहले तराजू के दोनों पलड़ों को बराबर करते हैं। क्लियर। अगर वो बराबर नहीं है तो इधर उधर थोड़ा बहुत वजन रखकर उसको बराबर करते हैं। अगर आपने तराजू को पलड़ों को बराबर किया ही नहीं, आप उससे कुछ तोड़ने लग गए तो त्रुटि अपने आप ही उत्पन्न होगी। तो इसको कहते हैं उपकरण को समंजित करना। पाठ्यांक लिखते समय गलती कर देना, मतलब पढ़ा तो पढ़े 5.7 और लिखा 5.4, ऐसी गलती कर देंगे तो भी त्रुटि पैदा होती है। और गणना करते समय गलती कर देना और उसको सोल्व करें, उसकी कैलकुलेशन करें, और उस समय हम गुणा भाग करते समय कुछ गड़बड़ कर दे जिससे हमें गलत पाठ्यांक प्राप्त हो जाए, गलत वैल्यू हमें प्राप्त हो जाए, तो ये सब आती हैं किसके अंतर्गत? स्थूल त्रुटियों के अंतर्गत। क्लियर। तो इस प्रकार से हमने त्रुटियां पढ़ा। त्रुटियां 3 प्रकार की होती है, क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि और स्थूल त्रुटि। ये हमने पढ़ लिया है। इसी प्रकार का आपको इसमें डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।